ठीक है। आज का क्लास में जो रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा वो थोड़ा समय लगेगा, 1-2 घंटा लगेगा। उसके बाद मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है आप लोग को। तो मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ठीक है। तो देखो, पॉलीमॉर्फिज्म ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जितना भी प्रिंसिपल है, चाहे एब्स्ट्रैक्शन हो, इनकैप्सुलेशन हो, पॉलीमॉर्फिज्म हो, इनहेरिटेंस, कोई भी प्रिंसिपल इन लोगों ने दिया है तो ये सोच के दिया है जो हमारे ह्यूमन लाइफ में रियल टाइम में चीजें यूज होती हैं वो चीजें उसी तरह से हम लोग दें। ठीक है। उसी तरह से हम लोग अगर प्रोग्रामिंग भी करेंगे तो हम ह्यूमन बीइंग्स के लिए, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग से डेवलपमेंट करेंगे, तो हमारे लिए अंडरस्टैंड करना, मेंटेन करना कोड को इजी होगा। तो इसी वजह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ने ये कॉन्सेप्ट पॉलीमॉर्फिज्म का भी दिया है। पॉलीमॉर्फिज्म का रियल वर्ल्ड में, जैसे हम लोग के टर्म में अगर मैं बात करूं, शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं वन नेम मेनी फॉर्म्स। मतलब नाम एक ही है लेकिन काम कई सारा है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं मेरा नाम अमित है, मैं तुम्हारे लिए एज ए टीचर हूँ। ठीक है। अपने एम्प्लॉयज के लिए एज ए बॉस हूँ। अपने पेरेंट के लिए मैं उनका चाइल्ड हूँ। अपने सिबलिंग के लिए ब्रदर सिस्टर, वाइफ के लिए हस्बैंड, बच्चे के लिए फादर। तो इंसान मैं एक ही हूँ, मेरा नाम एक ही है, लेकिन काम हर के पास अलग अलग हो जाता है। तो मेरी बिहेवियर भी चेंज होती होगी। आप लोग के साथ जो मेरा बिहेवियर है, अब पेरेंट के साथ वैसा बिहेवियर नहीं होगा, एम्प्लॉयज के साथ नहीं होगा, एम्प्लॉयज के साथ जैसा होगा वो पर्सनल बिहेवियर नहीं होगा, तो ये आप लोगों का भी होगा। ठीक है। तो बिहेवियर चेंज होता है, नाम सेम होता है। तो ये मैंने आपको एक रियल टाइम एग्जांपल में, मतलब हमारे जो रियल टाइम सराउंडिंग्स में चलते हैं वो बताया। अब रियल टाइम में अगर आप देखो, सी के कॉन्टेक्स्ट में, सी प्रोग्रामिंग के कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ। जैसे प्रिंट करना है, आप प्रिंटफ यूज किए होंगे, या सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन भी हम लोग यूज करते हैं। तो इसके थ्रू ये जो फंक्शन यूज करते हैं प्रिंटलन या प्रिंटफ सी में, इसके थ्रू हम लोग इंटीजर भी प्रिंट करा लेते हैं, स्ट्रिंग को भी प्रिंट करा लेते हैं, एरे को भी प्रिंट करा लेते हैं, डबल हो या किसी क्लास का टाइप हो, एबीसी कुछ भी टाइप हो। जैसे कल हमने लास्ट क्लास में देखा था, एरे का इंडेक्स पोजीशन दे दिया, टास्क एरे ब्रैकेट में आई, तो इंडेक्स पोजीशन 0 को टास्क एरे का ऑब्जेक्ट को लिया और उसको प्रिंट कर दिया। तो एक ही प्रिंट एलन अलग अलग डेटा टाइप के लिए सब अलग अलग, प्रिंट का काम एक ही कर रहा है, ठीक है, फंक्शनलिटी एक ही कर रहा है, लेकिन अलग अलग डेटा टाइप के लिए वर्क कर रहा है। वो क्लास के साथ कुछ और वे में निकालता हो, क्योंकि टास्क के साथ सोचो, उसकी टास्क आईडी को भी उसको प्रिंट करना होगा, नेम को भी, डिस्क्रिप्शन, प्रायोरिटी, और सिंपल एक इंटीजर वैल्यू पास करोगे तो उसकी वैल्यू प्रिंट करना है। ठीक है। किसी क्लास का ऑब्जेक्ट पास करोगे, एम्प्लॉय पास करोगे तो एम्प्लॉय आईडी, नेम, सैलरी, ये सब प्रिंट करना है। तो एक ही फंक्शन अलग अलग काम कर रहा है। तो प्रोग्रामिंग में भी यही कहा जाता है कि भाई जब प्रोग्रामिंग आप कर रहे हो और काम ऑलमोस्ट सेम है, मतलब उसकी फंक्शनैलिटी वाइज अगर काम किया जाए, जैसे प्रिंट करना है काम, कैलकुलेटर अगर बना रहे हैं लेट्स सपोज, तो एडिशन करना है मुझे 2 नंबर का, 3 नंबर का, 4 नंबर का, 5 नंबर का। तो 2 नंबर के लिए आप बोलोगे सर 2 आर्गुमेंट फंक्शन हम बनाएंगे। 3 नंबर्स को ऐड करना है तो 3 आर्गुमेंट फंक्शन बनाएंगे। 4 नंबर्स को ऐड करना, 4 आर्गुमेंट फंक्शन बनाएंगे। लेकिन फंक्शन का नाम ऐसा थोड़ी रखना अच्छा होगा, ऐड 2 नंबर, ऐड 4 नंबर, ऐड 3 नंबर, ये बहुत गंदा होगा। सबका काम है एडिशन करना, तो ऐड, सबका नाम एक ही रखे, वन नेम, ऐड ऐड ऐड, सबका सारे फंक्शन का नाम रखे। लेकिन दिक्कत क्या आती है, जब एक ही क्लास में अगर हम फंक्शन का नाम सेम रख दे,
तो कुछ तो अलग होना चाहिए, पहचान होना चाहिए, ताकि हम उनको पहचान पाए कि ये फंक्शन अलग है, ये फंक्शन अलग काम कर रहा है। जब कॉल करें, जैसे एक ही घर में 3 बच्चे, तीनों का नाम एक ही रख दोगे, तो बुलाओगे एक को, अमित को बुलाओ, तीनों का नाम अमित रख दो, अमित को बुलाओगे, तो कैसे काम चलेगा? तो कुछ तो यूनिकनेस होना चाहिए। अमित छोटा वाला आ जाए, अमित बड़ा वाला आ जाए, अमित मिडिल वाला आ जाए, कुछ यूनिकनेस होना चाहिए। नाम अमित है, लेकिन कुछ यूनिकनेस होना चाहिए जिसके थ्रू पहचाना जा सके, अच्छा इस अमित को बुलाया गया। तो उसी तरह फंक्शंस जब हम लोग कॉल करते हैं, कॉल करते समय कंपाइलर को पता होता है कि किस फंक्शन को कॉल करना है, तो हम वहाँ आर्ग्यूमेंट देते हैं कि भाई ये 2 आर्ग्यूमेंट है, तो कंपाइलर समझ जाता है ओके मुझे 2 आर्ग्यूमेंट वाले फंक्शन को कॉल करना है। 3 आर्ग्यूमेंट पास किया, तो वो समझ जाता है ओके 3 आर्ग्यूमेंट फंक्शन वाले को कॉल करना है। 2 फंक्शन है, मान लो दोनों में सिंगल आर्ग्यूमेंट है, तो उनका डेटा टाइप अलग करेंगे, एक में इंटीजर होगा, एक में स्ट्रिंग होगा। तो कॉल करते समय एक बार इंटीजर पास किया, एक बार स्ट्रिंग पास किया। तो किसी तरह से कंपाइलर को हम बता सके भाई ये अलग अलग फंक्शन है। अगर कंपाइलर ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाया कॉल करते समय कि फंक्शन कौन सा कॉल करना है, तो वो कंपाइल टाइम इशू देगा। तो इसी चीज को हम लोग कहते हैं वन नेम मेनी फॉर्म। पॉलीमॉर्फिज्म समझ में आया क्या होता है, क्यों यूज करते हैं? यस। ठीक है। तो ये बेसिकली हमारी कोड की रीडेबिलिटी को बहुत अच्छा करता है, ताकि हम कोड का स्टैंडर्ड मेंटेन कर सकें। ऐसा नहीं है डेफिनीशन फंक्शन नेम अलग अलग दे, अगर काम एक ही जैसा कर रहा है तो फंक्शन नेम एक ही रख सकते हैं, बट उसका आर्ग्यूमेंट जिसको हम लोग सिग्नेचर कहते हैं, तो सिग्नेचर जो आर्गुमेंट पास करते हो उसमें सिग्नेचर उसको कहते हैं। नंबर ऑफ आर्गुमेंट या टाइप ऑफ आर्गुमेंट को सिग्नेचर कहा जाता है, ये सी में भी आप लोग पढ़े होंगे। तो सिग्नेचर को हमें चेंज कर दे तो हम पता कर सकते हैं ओके भाई ये फंक्शन से रिलेटेड डिफरेंट फंक्शन कॉल हो रहा है, ये दिस इज फंक्शन पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म भी 2 तरह से होता है यहाँ जावा में, क्योंकि देखो जावा का प्रोग्राम 2 फेज में चलता है ना, एक कंपाइल होता है डॉट क्लास फाइल, और दूसरी होती है रन टाइम, जब जेवीएम उसे रन करता है, जब ऑब्जेक्ट बनता है। ऑब्जेक्ट हमेशा रन टाइम में बनेगा, कभी भी क्लास कंपाइल टाइम में ऑब्जेक्ट नहीं बनता। ठीक है। तो कंपाइल टाइम में कुछ चीजें कंपाइलर रिजॉल्व करे, तो उस चीज को, उस तरह के पॉलीमॉर्फिज्म को हम लोग कहते हैं स्टैटिक या कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म या मेथड ओवरलोड। और जो रन टाइम में जेवीएम जिसको रिजॉल्व करता है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जेवीएम की कि वो रिजॉल्व करे, उसको कहते हैं डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म, डायनेमिक बाइंडिंग, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म या मेथड ओवरराइडिंग। ठीक है। तो फिलहाल हम लोग कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का रूल देखते हैं। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के लिए रूल ये है कि मेथड का, देखो मेथड का नेम सेम होना चाहिए दोनों पॉलीमॉर्फिज्म। अगर मेथड का नेम डिफरेंट कर दिए, ऐड की जगह ऐड वन कर दिए, तब तो ऐसा ही हो गया कि 2 अलग अलग फंक्शन है। एक क्लास में 2 अलग अलग फंक्शन अगर डिफाइन कर रहे हो तो कंपाइलर को दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत आएगी? लेकिन प्रॉब्लम वहां आएगी जहां एक ही क्लास में फंक्शन का नाम सेम करो, प्रॉब्लम वहां आती है। अगर 2 क्लास बना रहे हो, मान लो टास्क मैनेजर और टास्क, टास्क मैनेजर में जो फंक्शन का नाम रखे और वही टास्क मैनेजर में भी फंक्शन का नाम रख दिया, टास्क और टास्क मैनेजर सेम फंक्शन रखे, सब कुछ सेम, तो उससे कंपाइलर को इशू थोड़ी होगा। 2 अलग अलग क्लास है भाई, 2 अलग अलग घर में अमित नाम का आदमी हो सकता है ना, किसी की एंड से म्यूट नहीं है, किसी के एंड से म्यूट नहीं। हाँ, 2 अलग अलग घर में जैसे सेम नाम का पर्सन हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम वहां है रियल टाइम में, देखो ऐसा तो होता नहीं एक ही घर में हम सेम नाम का आदमी रखे, सेम नाम का मतलब सारे बच्चों का नाम रख दे, ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर उतना क्षमता नहीं कंपाइलर के जैसा हम आइडेंटिफाई कर ले। ठीक है। लेकिन जो हमारा ये पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट है, ये एग्जांपल नहीं लिया गया, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि एक ही आदमी का अलग अलग बिहेवियर होता है, अलग अलग फंक्शंस होते हैं।
काम आदमी एक ही है, लेकिन उसका अलग अलग फंक्शन, अलग अलग नेचर हो जाता है, जैसा रिलेशनशिप होता है। तो उसको लेके पॉलीमॉर्फिज्म बेसिकली बना है। तो इसीलिए जो जब भी पॉलीमॉर्फिज्म अप्लाई होगा तो ये जरूर देखना कि जिस क्लास में हम लोग सोच रहे हैं पॉलीमॉर्फिज्म, उस क्लास में क्या मेथड नेम सेम है, तभी पॉलीमॉर्फिज्म अप्लाई होगा। दो क्लास के बीच में सोचोगे तो वो अलग नेचर की होगी पॉलीमॉर्फिज्म, लेकिन वो अलग नेचर का होगा, वो मैं आगे बताऊंगा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम हमेशा एक ही क्लास में होगा। तो एक ही क्लास में अगर मेथड नेम सेम रखते हो तो सबसे पहला थंब रूल है कि उसके नंबर ऑफ आर्गुमेंट या तो डिफर कर दो। मतलब ऐड नाम का दो मेथड है, मान लो कैलकुलेटर एक क्लास बना रहा है, और ये एग्जांपल ही लेते हैं, ठीक है। कैलकुलेटर एक क्लास बनाया, उसमें एक ऐड टू आर्गुमेंट का रखा, एक ऐड थ्री आर्गुमेंट का रखा, मेथड नेम सेम रख दिया। तो ये कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है। कंपाइलर से अगर यहाँ से कॉल करेंगे, देखो दो आर्गुमेंट को कॉल किया है, तीन आर्गुमेंट को कॉल किया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ऐसा कोई मेथड मैं कॉल कर दूं चार आर्गुमेंट का, तो है ही नहीं, कंपाइलर तुरंत एरर दिया भाई इस नाम का तो कोई चार आर्गुमेंट वाला कोई है ही नहीं। तो कंपाइलर को इतना स्मार्ट है कि उसे कोई दिक्कत नहीं मेथड नेम सेम हो, नंबर ऑफ आर्गुमेंट डिफर किए, वो पहचान गया अच्छा भाई टू आर्गुमेंट वाले को कॉल करो, नंबर ऑफ आर्गुमेंट चेंज किए यहाँ पे तीन आर्गुमेंट वाले को। तो ये कंपाइल टाइम है, क्योंकि डॉट क्लास फाइल बनाते समय ये चेक करता है क्या कॉल कर पा रहा है कि नहीं। सो दिस इज कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ये बेसिकली कंपाइल टाइम मेथड ने हैविंग सेम मेथड नेम विद डिफरेंट फॉर्म्स, डिफरेंट सिग्नेचर। सिग्नेचर में हमेशा आर्गुमेंट्स आता है, कभी रिटर्न टाइप नहीं आता। आप बोलोगे सर एक मैं ऐसा फंक्शन बनाऊं ऐड नाम का जिसमें मैं रिटर्न टाइप दे दूं कुछ और, ठीक है। तो ये रिटर्न टाइप कभी भी कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में कोई रोल प्ले नहीं करेगा, क्योंकि खुद सोच के देखो, ड्यूरिंग कॉलिंग, कॉल करते समय उसे रिजॉल्व करना है, ना कि रिटर्न वैल्यू गेट करते समय। जब कॉल करते समय वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है तो कैसे होगा। तो इसीलिए कभी भी कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में रिटर्न टाइप का कोई रोल नहीं होता। रिटर्न टाइप सेम हो डिफर हो उससे कोई मतलब नहीं। अगर सेम रख दिए तो देखो बोल रहा है ना डुप्लीकेट मेथड, सिंपल। भाई दो दो इस तरह का रख दिए हो, कुछ तो चेंज करो, एक को इंटीजर किए एक को स्ट्रिंग किए, अब चेंज हो गया। तो कंपाइलर को समझ में आएगा ओके ठीक है, एक इंटीजर और स्ट्रिंग ले रहा है, दो इंटीजर ले रहा है, मेथड नेम सेम है। तो पहला ये रूल था हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ आर्गुमेंट। दूसरा है हैव सेम नंबर ऑफ आर्गुमेंट बट देयर टाइप्स आर डिफरेंट, जो मैंने अभी आपको बताया। अगर नंबर ऑफ आर्गुमेंट सेम है, जैसे ये दो आर्गुमेंट है ऐड में, यहाँ भी ऐड में दो आर्गुमेंट बट इट इज हैविंग फ्लोट वैल्यू, यहाँ भी दो आर्गुमेंट है इट इज हैविंग लॉन्ग वैल्यू, एक लॉन्ग एक इंटीजर रख दो, एक इंटीजर एक फ्लोट रख दो, कुछ तो चेंज करो जिससे कंपाइलर को आइडेंटिफाई करना इजी। और या फिर दोनों चीज चेंज रखो, नंबर ऑफ आर्गुमेंट और टाइप ऑफ आर्गुमेंट। तो ये रूल समझ में आ रहा है, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछो। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में कोई कंसर्न है तो पूछो। ये कॉन्सेप्ट है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है, कि जब क्लास बनाते हैं तो एक ही जैसे फंक्शनैलिटी के लिए मेथड नेम अलग अलग नहीं रखते। अगर मल्टीपल हम फंक्शनैलिटी एक ही जैसा जो जिसका काम हो, तो हम उसका हमेशा कोशिश करेंगे मेथड नेम सेम हो। दिस इज द थंब रूल प्रोवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसमें कोई बाकी कॉलिंग वॉलिंग में कोई डिफरेंस नहीं है भाई। इस क्लास के लिए एक फंक्शन ये है, दूसरा फंक्शन ये है, सॉरी तीसरा ये है, चौथा ये है। जैसे कॉलिंग करते हो वैसे ही अभी भी कॉल होगा, कोई रूल चेंज नहीं होगा।
तुम्हारा पब्लिक स्टैटिक कुछ भी लग जाए उसका रूल चेंज नहीं होगा। पॉलीमॉर्फिज्म, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के लिए बस कंपाइलर रिजॉल्व कर पाए कि ये कौन सा फंक्शन कॉल होगा। क्लियर है? यस, नो, कुछ तो बताओ। सर कंपाइल टाइम तो समझ आ गया कि कब जब कंपाइल करेगा तब जाके आगे बढ़े। सर फिर रन टाइम क्या रहेगा? वो बताऊंगा ना, वो आऊंगा। अभी कंपाइल टाइम क्लियर होगा ना सबको? रन टाइम पढ़ेंगे तब जाके दोनों कंपाइल टाइम देखो, कंपाइल टाइम ये होता है, तुम खुद सोचो ना। अभी क्या मेरा प्रोग्राम रन कर रहा है इस समय, लेकिन ये कंपाइलर चेक करता है ना मेरा मेथड एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अच्छा ये एरर दिया ना इशू, तो ये रिजोल्यूशन तो करे कम से कम। ये रिजोल्यूशन है, कंपाइल टाइम में वो चेक कर रहा है कि मेथड एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ चेक करेगा ना अच्छा कि 2 आर्गुमेंट को कॉल कर रहे हैं, 3 आर्गुमेंट, तो वो कंपाइल टाइम में इसको रखा ना। ये रन करते समय तो नहीं हो एरर दे रहा है यहाँ पे। ये बताओ, रन कर, अभी रन किया है क्या मैंने? नहीं नहीं अब क्लियर हुआ कंपाइल टाइम यस सर हो गया। सभी को? यस सर। ठीक। बहुत जरूरी है ये कॉन्सेप्ट। हाँ, ये दिमाग में मैं देखा हूँ स्टूडेंट सबके दिमाग में ये इशू हो जाता है। तो कंपाइल टाइम में ही फंक्शन तो देखो, ये तो पॉलीमॉर्फिज्म में बोला, पॉलीमॉर्फिज्म से बोलता है कि वन नेम मेनी फॉर्म। लेकिन क्या पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ने से पहले क्या हम फंक्शन डिफाइन नहीं कर रहे थे? अगर ऐसा कोई फंक्शन लिख दो और यहाँ से कॉल करो, क्या एरर नहीं देगा? एरर तो देगा ही। बस पॉलीमॉर्फिज्म ये बोला कि फंक्शन नेम तुम सेम रख सकते हो, और कंपाइलर जावा का ऐसा लिखा, जावा वालों ने, कि वो कंपाइल करते समय ये आर्गुमेंट जो पास हो रहा है इसके बेस पे आइडेंटिफाई कर लेगा। अच्छा, इसके लिए मेथड एग्जिस्ट करता है, जब एग्जीक्यूट होगा तभी इसकी कॉलिंग होगी, ऐसा नहीं है। जब रन करोगे तभी ये कॉल होगा, लेकिन कंपाइल करते समय भी चेक करता है ना सिंटैक्स कि भाई जिसको कॉल करने जा रहे हैं मेथड वो एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं। तो वो काम वो कंपाइल टाइम में करता है। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। अब रन। सर हाँ, पॉलीमॉर्फिज्म का क्या वर्क रहा है? मतलब उसके उसने दो टाइप्स बता दिए कि कंपाइल टाइम और रन टाइम। ये अपन को पता चल गया कि कंपाइल टाइम में वो कर रहा है, ठीक। बट इसमें पॉलीमॉर्फिज्म में क्या वर्क कर रहा है? वन नेम है, सेम नेम, और सबका फॉर्म अलग है ना, सिग्नेचर। ओके सर। तो ये कंपाइल टाइम में भाई हम रखने को तो अगर ये रख देते ऐड ऐड वन, ऐड टू, ऐड थ्री, और यहाँ पे ऐड वन, ऐड टू, ऐड थ्री, तो क्या कहने को कॉलेज लेवल पे इस तरह प्रोग्राम बना सकते हो? फिर ये तो नॉर्मल हो गया था। हाँ, तो कॉलेज, तो ये कहना, अगर मेरा ऐड नाम का हम कैलकुलेटर बना रहे हैं और इस तरह का फंक्शनलिटी बनाना है, तो क्या चाहेंगे कि फंक्शन का नाम सेम ही हो ना। प्रीफर तो यही करेंगे। क्या अच्छा लगेगा ऐड वन, ऐड टू, ऐड थ्री, नो ऐड नो फोर? कितना गंदा कन्वेंशन, कोड की रीडेबिलिटी खराब होती है कि नहीं? ठीक है, तो सर इस अपन चीज। हम्म। पॉलीमॉर्फिज्म में ये वाला कॉन्सेप्ट भी रख सकते हैं ना, लाइक जैसे प्लस होता है तो हम्म। जब एडिशन करते हैं तब वो प्लस एडिशन का काम करता है, और अगर प्लस दो बार लिखते हैं ये वही चीज है बट वो इंक्रीमेंट का काम करता है। नहीं, वहां पे दो ऑपरेटर अलग अलग यूज करता है। वो दो ऑपरेटर है, वो सिंगल ऑपरेटर, वो ओवरलोडिंग है। सही बोल रहे हो, लेकिन सिंगल वो ऑपरेटर पॉलीमॉर्फिज्म का नहीं। एग्जाम्पल नहीं होगा। नहीं, वो एग्जांपल नहीं है, क्योंकि डबल ऑपरेटर जब लगता है ना, डबल प्लस, तो इसको प्रोग्रामिंग, दुनिया की सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसको यूनरी ऑपरेटर मानती है। और जब सिंगल प्लस लगता है उसको बाइनरी ऑपरेटर मानता है। ऑपरेटर ही अलग मान लेता है। वो मान के चलता है अगर डबल प्लस लगा है तो उसके साथ एक ही ऑपरेंड पास होगा, और सिंगल प्लस है उसके साथ दो ऑपरेंड पास होगा। ठीक है। तो वो पॉलीमर सी में भी था, सी सी प्लस प्लस में फंक्शन ओवरलोडिंग ये हम कर सकते थे, और ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी होता था वहाँ सी प्लस प्लस में। तो मुझे तो कॉलेज में यही रहता है कि पॉलीमॉर्फिज्म का एक एग्जाम्पल याद है मुझे
कि जब प्लस एक वो है सेम चीज बट एक एडिशन करता है और एक इंक्रीमेंट करता है, तो मैं उसी एग्जांपल से पॉलीमॉर्फिज्म नहीं, को वो समझा। तो मुझे नहीं लगता। मुझे कहीं से ये पॉलीमॉर्फिज्म नहीं लगता, क्योंकि दो प्लस के साथ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मीनिंग ही अलग है भाई। नेम सेम होना चाहिए ना, वहाँ सेम क्या चीज है? हाँ सर वो तो है। नेम तो सेम नहीं है। एक प्लस होता, एक बार प्लस एडिशन करता, एक ही प्लस से हम इंक्रीमेंट करा देते अगर सिंगल आर्गुमेंट भेजते मान लो एक ही प्लस पे, हाँ, फिर जब वो तब हम और बोलते कि ये पॉलीमॉर्फिज्म है। अब वहां तो डबल प्लस लगा के आप पहले ही उसका नाम चेंज कर दिया, अब यहाँ हम नाम चेंज कर देंगे उसके बाद बोले पॉलीमॉर्फिज्म है। मुझे लगता नहीं है वो पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो पॉलीमॉर्फिज्म का सबसे थंब रूल ये है, मेथड नेम कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक, ठीक है, चाहे वो रन टाइम हो चाहे वो कंपाइल टाइम हो, ये याद रखना। और कंपाइल टाइम में जब भी होगा तो अभी तो सेम क्लास में, आगे चल के मैं दो क्लास के बीच में जब इनहेरिटेंस होता है ना, पेरेंट से चाइल्ड में चीजें आती हैं, तो वहां भी फंक्शन ओवरलोड, इसको कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इतना कॉम्प्लिकेटेड ना बोल के मेथड ओवरलोडिंग बोलो, सिंपल फॉर्म। मेथड ओवरलोड हो रहा है। इसी तरह सेम कंस्ट्रक्टर भी ओवरलोड कर सकता है। हम लोग देखे थे ना कंस्ट्रक्टर को, ऑलरेडी देख चुके हैं। एम्प्लॉय क्लास, जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, 5 आर्गुमेंट जो भी है, 7 आर्गुमेंट, आर्गुमेंट चेंज है, तो ये भी तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हो गया। अगर इसको हम कहते हैं दिस इज फंक्शन ओवरलोडिंग, जो पॉलीमॉर्फिज्म है, तो यहाँ भी तो ये कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग ही है, ये भी तो पॉलीमॉर्फिज्म है। समझ में आया? ये आप कर चुके हो ऑलरेडी, किए हो ना, ये याद है? वो सर फिर इसका कॉन्सेप्ट समझ आएगा वो हम्म, क्या चीज का कॉन्सेप्ट? सर वो जो ओवरलोडिंग वाला है अब जाके समझ आ रहा है थोड़ा, क्योंकि उस टाइम तो हाँ वो पढ़ा नहीं था ना। हाँ, कोई बात नहीं। तो देखो, हर एग्जाम्पल तो कराते चल रहा हूँ, धीरे धीरे चीजें पता चलेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जितना सिखा रहा हूँ उतना सीखो। अभी फर्स्ट मंथ मेरा मेन फोकस है आपकी प्रोग्रामिंग अच्छी हो जाए, जो प्रोग्रामिंग सीड दिया हूँ। और ये कॉन्सेप्ट बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट अभी लेके चल रहा हूँ। ठीक है, लेकिन जो टास्क मैनेजमेंट सिस्टम मैंने कराया वो बेसिक नहीं है भाई। वो इंटरव्यू लेवल पे अच्छे खासे पूछे जाते हैं, उस तरह का चीज मैंने आपको कराया, एकदम सिनेरियो बेस्ड। ठीक है, ये कॉलेज में या कहीं इंस्टीट्यूट में तब नहीं कराया जा सकता जल्दी, क्योंकि हम लोग इंटरव्यू लेते हैं इतना ये सब, तो हम लोग अपने से क्वेश्चनेयर बना लेते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट वाइज। तो वो कॉन्सेप्ट अलग है, ये कॉन्सेप्ट सीखना बहुत जरूरी है जो टास्क मैनेजमेंट सिस्टम कराया। ठीक है, इसी तरह जब जरूरत होगा आगे मैं और एग्जांपल कराऊंगा। तो यहाँ भी कंस्ट्रक्टर भी ओवरलोड होता है भाई। एंड दिस इज ऑल्सो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ये कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है। जब भी मेथड का नेम सेम होगा, आर्गुमेंट नंबर चेंज हो, ये सब, तो हमेशा ये कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है। कंपाइल टाइम और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का सबसे बेसिक रूल एक है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हमेशा दो क्लास के बीच में होता है। देयर इज पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बिटवीन टू क्लास। जब तक पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप नहीं आएगी तब तक रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म चलेगा ही नहीं, वर्क नहीं हो सकता, हम कह ही नहीं सकते रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म मोस्टली हम लोग सिंगल क्लास में बनाते हैं, लेकिन पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में भी कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हो सकता है। वो मैं आपको एग्जांपल में दिखा दूंगा, जैसे एक एग्जांपल में दिखाता हूँ। ये कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी है और रन टाइम भी है, लेकिन कंपाइल टाइम क्या है पेरेंट चाइल्ड में वो दिखा रहा हूँ। लेट सपोज एक मेरा पेरेंट क्लास है। ये एनोटेशन से कंफ्यूज मत होना, ये एनोटेशन हम लोग वार्निंग सप्रेस करने के लिए जावा में लगाते हैं। वार्निंग आती है ना जावा में, जैसे मान लो इस वेरिएबल को यूज कहीं नहीं किए ना तो वार्निंग देता है आईडी,
कि भाई इस वेरिएबल को यूज नहीं किए हो, यूज करो, क्यों रखे हो। तो वो मैं सिखाने के लिए बस एग्जांपल बनाया। तो एक जावा में एनोटेशन आता है कि सप्रेस वार्निंग, जो अनयूज्ड है उसको सप्रेस कर दो, वार्निंग नहीं, अच्छा नहीं लगता येलो रंग का, तो इसीलिए। तो इसके लिए चिंता मत करो, ये एनोटेशन बेस्ड आएगी चीजें। तो दो वेरिएबल है इस पैरेंट में, एज और सैलरी, और यहाँ पे दो मेथड है देखो, एक एबीसी है, एक एबीसी विथ इंटीजर है। ये क्या है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है कि नहीं, ये बताओ। हाँ सर। हाँ, चलो अब मैं चाइल्ड खोल रहा हूँ। चाइल्ड में ये मेथड जो मैं हाइड कर रहा हूँ इसको मत देखो, इसकी जरूरत नहीं है, इसको भी जरूरत नहीं है, बस इतना को देखो। क्या पेरेंट में जो मेथड है, अगर वो सेम पैकेज है, ये देखो ये पैकेज भी मेरा पॉलीमॉर्फिज्म में पेरेंट और चाइल्ड, ठीक है, दोनों सेम पैकेज में। तो सेम पैकेज में ये दोनों मेथड चाइल्ड में जाएगा, ये बताओ। पहले ये कॉन्सेप्ट पता करते हैं। चाइल्ड है, एक्सटेंड किया, इनहेरिटेंस का ये रूल होता है, एक्सटेंड कीवर्ड लगाते हैं पेरेंट की। तो पेरेंट के जो भी फीचर हैं, जो भी इसके मेंबर्स होंगे, अगर वो पब्लिक है वो तो एक्सेस होगा ही, लेकिन जो पैकेज प्राइवेट है, ये पैकेज प्राइवेट है, तो पैकेज प्राइवेट का क्या कॉन्सेप्ट था, अपने पैकेज में तो इजीली हो जाएगा, अपने पैकेज में कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे पैकेज में नहीं जाएगा। तो ये सेम पैकेज में है ना, पेरेंट और चाइल्ड, यस सर। ठीक है। तो पेरेंट की ये दोनों मेथड मेरा चाइल्ड अगर इनहेरिट कर रहा है, इनहेरिटेंस यही होता है, एक्सटेंड कीवर्ड लगाते हैं, इनहेरिट करो कि पेरेंट की सारी चीजें चाइल्ड में आए। तो आप कह सकते हैं ना, चाइल्ड में ये दोनों मेथड एक्सेसिबल है, एक एबीसी विथ आर्गुमेंट इंटीजर वाला, एक एबीसी विदाउट आर्गुमेंट, और प्लस तीसरा ये भी मेथड फ्लोट टाइप का हमने दे दिया। यहाँ पे एक ही मेथड दिया है, लेकिन पेरेंट के थ्रू वो दोनों मेथड भी तो यहाँ आ रहे हैं कि नहीं, एक्सेसिबल है कि नहीं। क्या अगर देखना चाहते हो एक्सेसिबल है कि नहीं, तो सिंपल यहाँ आईएनटी कर दो, देख लो। भाई आईएनटी नाम का कोई यहाँ मेथड तो नहीं था। अच्छा, आईएनटी में दिक्कत आ गया, एक काम करते हैं, इसको फिलहाल मैं इसको कमेंट करता हूँ, नहीं तो ये आप लोगों को कंफ्यूज करेगा। आप लोग इतनी चीजें कमेंट आउट करें, ठीक है। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब यहाँ पे सिंपल एक मेथड है, इसको अगर मैं आईएनटी करूं, तो इस समय ये क्या हो रहा है, ऊपर पेरेंट में भी आईएनटी है, फाइनल आईएनटी है, और चाइल्ड में भी आईएनटी है, ठीक है। तो ओवरलोडिंग होगा, लेकिन जब हम कॉल करने जाएंगे तो किसका कॉल होगा, पेरेंट का कॉल होगा या चाइल्ड का कॉल होगा यहाँ। चाइल्ड का कॉल होगा, उसके साथ पेरेंट्स भी आ जाएगा। तो देखो, ये जब आती है क्वेश्चन ना, जब कॉल करने जाएंगे पेरेंट का कॉल होगा या चाइल्ड का कॉल होगा, वहां पे इस चीज को कहते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट। एक मिनट, एक एरर आ रहा है, मुझे ये पहले सही करना था, ये एरर क्या है, ये अच्छा ये है, इसको क्योंकि उधर कमेंट कर दिए ना, ठीक है। सर वो ओवरलोड होगा, ओवरराइड होगा। ये ओवरलोडिंग है बेसिकली, यहाँ पे सेम सिग्नेचर हमने दे दिया है, तो वो अलाउ कर रहा है, तो कुछ भी नहीं है अभी, तो फिर अभी कुछ भी नहीं है, ना ओवरलोड है ना ओवरराइड है, इस क्लास में अपना खुद का मेथड की तरह आ गया, ठीक है। तो जनरली होता क्या है, एक ही क्लास में ओवरलोडिंग होती है। चाइल्ड में अगर आ रहे हो, एक्सेस तो हो रहा है, लेकिन वो ओवरलोड और ओवरराइट कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पे सिंपल अगर दूसरा सिग्नेचर देना चाहते हो वो दे दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सेम सिग्नेचर का जब रख के कॉलिंग करने जाएंगे,
यहाँ से जैसे मान लो टेस्ट क्लाइंट से मैं कॉलिंग करूँ, चाइल्ड के थ्रू कॉलिंग करूँ। एक मिनट रुक जाओ, मैं एक प्रोग्राम तो लिख लूँ इसमें। बोलो 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 बोलो। एक ही कोड ऐसा है सर आपके पास एग्जांपल जिसमें अपन ओवरलोडिंग और ओवरराइट एक साथ मैच कर सके कि इसमें क्या डिफरेंस है? बिल्कुल बिल्कुल, वो मैंने जितना कमेंट आउट किया है वो यही तो है। सर आप एक ही कोड में लिखा हो, थोड़ा सा सर इसमें कंफ्यूजन हो रहा है, तो हमें क्या हो रहा है? थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है सर ठीक है, मतलब दोनों मैं में करता से। हूँ। देखो पहले सिंपल क्या किया ना, इसको बंद करता हूँ, इसको बंद करता हूँ, यहाँ पे पेरेंट रखा, ये तो ओवरलोडिंग है, ठीक है। एक ही क्लास में हो रहा है तो ओवरलोडिंग होगा, सिंपल। यहाँ पे जब यहाँ की बात आती है, सेम सिग्नेचर का मेथड हम बना रहे हैं, तो सेम सिग्नेचर का मेथड कभी भी ओवरलोडिंग नहीं, ओवरलोडिंग में कभी सेम सिग्नेचर नहीं आता, ये याद रखना, क्योंकि सेम सिग्नेचर अलाउ नहीं है। लेकिन चाइल्ड में हम सेम सिग्नेचर का रख दिए, तो जब यहाँ से कॉल करेंगे तो प्रायोरिटी चाइल्ड को ही जाएगा। यहाँ पे जैसे मान लो रन करते हैं, चाइल्ड ओवरलोडेड एबीसी, ये चाइल्ड ओवरलोडेड एबीसी कॉल हो रहा है। अगर यहाँ पे क्या होता, ये कहीं से आया पेरेंट इनसाइड एबीसी विथ पैरामीटर, ये भी कॉल हो गया। ये 5 के लिए 1 मिनट रुको जरा देखने दो। अच्छा ऊपर सब ये सब कॉल किया ना दुनिया भर का, इसलिए कंफ्यूजन, सबको कमेंट आउट कर दिया। इनसाइड एबीसी विदाउट पैरामीटर, देखो यहाँ चाइल्ड में कोई एबीसी है विदाउट पैरामीटर? पहले ये बताओ। नहीं है सर। ये क्लाइंट प्रोग्राम है, मान लो चाइल्ड का हम ऑब्जेक्ट इसी तरह बनाएंगे, ठीक। तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, कंपाइलर एटलीस्ट रिजॉल्व करता है ना कि एक्सेस है या नहीं है। तो C1 डॉट एबीसी विदाउट आर्गुमेंट हम कॉल कर रहे हैं, तो यहाँ एक्सेस हो रहा होगा एबीसी, मानते हो? यहाँ एक्सेस हो रहा होगा, तभी तो ये चाइल्ड के ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल हो गया ना, हुआ है कि नहीं, देख वो रहे हो? एरर कुछ नहीं था। ठीक है, अब यहाँ पे हम C1 डॉट एबीसी और मान लो 10 करके भी पास करते हैं, मतलब इंटीजर आर्गुमेंट। तो यहाँ पे देखो अगर हम पास करते हैं तो ओवरलोडेड वाला वर्ड आता, अगर ये कॉल होगा तो आएगा इनसाइड एबीसी। तो देखो कौन सा कॉल होगा, ऊपर वाला या नीचे वाला? ये कौन सा कॉल हुआ, अपना क्लास का, क्योंकि चाइल्ड में जब ऑलरेडी है तो वो पेरेंट के पास कभी जाएगा नहीं। अगर यहाँ नहीं रहता, मान लो लेट सपोज चाइल्ड में कुछ भी नहीं है, सिर्फ वो उसने पेरेंट को एक्सटेंड किया, तब भी देखो क्लाइंट में कोई एरर आया नहीं ना, क्योंकि पेरेंट की सारी चीजें मेरी चाइल्ड में तो एक्सेस होंगी। इतना क्लियर है कि नहीं? मैंने चाइल्ड में कोई मेथड नहीं रखा और उसके बाद सिंपल कॉल कर रहा हूं चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के। तो चाइल्ड में जब कोई मेथड नहीं है तो कहाँ से ये मेथड ये दोनों आ रहे हैं, ए बी सी और ये ए बी सी? तो वो वो पेरेंट का एक्सटेंड कर रहा था ना सर। एक्सटेंड कर रहा है तो इनहेरिट कर रहा है तो आ रहे हैं। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है चाइल्ड बोलता है नहीं भाई मैं अपना डेफिनेशन दूंगा, अपना खुद का। तो यहाँ पे ओवरलोडिंग क्यों हो रहा है ये समझो। ओवरलोडिंग में एक तो ये मेथड एक्स यहाँ पे पहुंच रहा होगा कि नहीं, विदाउट आर्गुमेंट पहुंच रहा होगा कि नहीं, आ रहा होगा ये वाला पेरेंट्स विदाउट आर्गुमेंट वो है ना सर पैरामीटर। हाँ विदाउट आर्गुमेंट यानी विद कोई पैरामीटर नहीं है या इंटीजर हाँ पैरामीटर है। तो विदाउट आर्गुमेंट वाला यहाँ है,
आ रहा होगा ना? यस सर, यानी उसका नाम क्या है? एबीसी। यस सर, और यहाँ पे एक और मेथड हमने बना दिया इंटीजर वाला, इसका भी नाम क्या है? एबीसी। तो दोनों का नाम यहाँ अच्छा ये एबीसी। सर ये विदाउट वाला ले रहा होगा ना फिर यहाँ पे इस जगह? इस जगह क्यों लेगा? यहाँ वो भी है और ये भी है, दोनों है ना भाई। ये नहीं रहता तो दोनों आता। यस जब नहीं रहता, इसके पास कोई भी डेफिनेशन नहीं रहती, तो वो क्या दोनों आता, दोनों फंक्शन इसमें आता एक्सेस। तो यहाँ यस से सर, इजीली तब कॉल होता। लेकिन चाइल्ड ने क्या किया, एक ही मेथड को डिफाइन किया। अगर चाहो तो दोनों कर दो, तब भी तो ओवरलोडिंग होगा ना। ये अगर मान लो मैं यहाँ पे चाइल्ड में जाऊं और यहाँ पे फिर से इसको डिफाइन कर दूं, क्या ये ओवरलोडिंग नहीं है? मेथड नेम सेम, आर्गुमेंट डिफर। अब इसको हटा दिया तो क्या ओवरलोडिंग हट गया? क्या नहीं हटा। क्यों? क्योंकि ऊपर से विदाउट आर्गुमेंट तो यहाँ आ रहा है कि नहीं, यस सर, आ रहा है। और इसका अपना खुद का भी एबीसी है। तो दो मेथड का नाम तो एबीसी है ना। यस सर, वो तो क्लियर? सर। तो बस ये बताना चाहता था कि पेरेंट चाइल्ड में ऐसे सिनेरियो में बस ओवरलोडिंग हो सकता है। इस सिनेरियो में कि पेरेंट से भी एक मेथड उसी नाम का चाइल्ड में आ रहा है और चाइल्ड में उसी नाम का मेथड है, ठीक है, विद डिफरेंट आर्गुमेंट। ओवरलोडिंग तो यही कहता है ना, सेम नेम डिफरेंट फॉर्म। तभी तो यहाँ से चाहे कोई भी कॉल करो चाइल्ड, ये आराम से विदाउट आर्गुमेंट और विथ आर्गुमेंट दोनों कॉल हो जा रहा है। लेकिन ये कॉल नीचे वाले को करता है, चाइल्ड को जाके करेगा, क्योंकि चाइल्ड ने डिफाइन किया है उसको। इतना क्लियर हुआ सभी को? अभिषेक, यस, दूसरे अभिषेक, यस सर, ठीक है। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्लियर है? यस सर, ये तो हो गया। ठीक। सर एक एग्जांपल और राइट का भी बता देना, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है एक एग्जांपल और क्या बताऊं? कैलकुलेटर का तो सर। तुम्हें ओवरराइड कैसे होता ओवरराइड है? बता, ओवरराइड भी तो ऐसे होता है ना कि सेम अगर मेथड है बता रहा सेम। हूँ। वेट करो, थोड़ा वेट कर लोगे, थोड़ा पेशेंस रखो। एकदम कूद जाओगे तुम तो थोड़ा पेशेंस रखो। यहाँ तो मैंने एग्जांपल ये देखे नहीं, सारा कमेंट आउट किया हूँ तब ना चलाया था, ठीक है। अब अनकमेंट करने दो। ओवरराइड, देखो ओवरराइड का तो सबसे पहला चीज है, बहुत सारे रूल होते हैं। और ओवरराइड का सबसे बड़ा चीज है, क्या होता है ओवरराइड का मतलब? पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होनी चाहिए, पहला थंब रूल है पेरेंट चाइल्ड। और ओवरराइड मतलब होता है रीडेफिनीशन, चाइल्ड इज रीडिफाइनिंग द सेम मेथड नेम ऑफ पेरेंट। मतलब पेरेंट का ये दोनों मेथड मेरा चाइल्ड में एक्सेसिबल है, यस मानते सर, हो? और चाइल्ड फिर से उसको रीडिफाइन कर रहा है। मतलब चाइल्ड बोलता है आई डू नॉट वांट टू यूज पेरेंट डेफिनेशन, I want to redefine same method with my own definition। मतलब अगर चाइल्ड में इसको रीडिफाइन करेंगे, ओवरराइट करेंगे, सिग्नेचर सेम होना चाहिए चाइल्ड के पास, इसका भी सिग्नेचर सेम होना चाहिए चाइल्ड के पास। तो यहाँ देखो, यहाँ पे सिग्नेचर सेम है कि नहीं। अगर मैं यहाँ यही चीज एट ओवरराइड लिखूं ना ऊपर, तो तुरंत वो कंपाइलर एरर देगा, बोलेगा पेरेंट के पास तो इस नाम का मेथड है ही नहीं फ्लोट टाइप का। तो राइट का सबसे बड़ा थंब रूल क्या था कि पेरेंट के पास भी सेम सिग्नेचर वाला मेथड होना चाहिए, पहला थंब रूल है। बस अभी बेबी स्टेप पे चल रहा हूँ। ओवरराइट इसमें क्या? सर हाँ बोलो। ओवरराइड का ये रहेगा सेम पैरामीटर और सेम सिग्नेचर। सेम मेथड नेम विद सेम सिग्नेचर, सेम और वो चाइल्ड ही सिग्नेचर। कर सकता है, पेरेंट
का पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होना चाहिए, पहला थंब रूल। और पेरेंट की मेथड को चाइल्ड बोलता है मैं अपने ढंग से रीडिफाइन करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू रीडिफाइन। ठीक है, तो कुछ मेथड को भाई रीडिफाइन नहीं करना। अब जैसे इसको रीडिफाइन एट ओवरराइड हम लगा दिया, एट ओवरराइड एनोटेशन होता है ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये मेथड आपका ओवरराइड की क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है कि नहीं। और ये ओवरराइड की इतने सारे क्राइटेरिया, वो एक के बाद एक मैं आऊंगा, इतने सारे क्राइटेरिया। तो ये एक छोटा सा एनोटेशन उतने सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, वो करेंगे देखेंगे। तो अगर ओवरराइड हटा देते हो तो ये एज ए जनरल मेथड होता है कि इस क्लास का अपना खुद का मेथड है, तो वो तो हम दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। एक क्लास में हम एक मेथड तो लिख ही सकते हैं, हम ये थोड़ी बोल रहे हैं कि ओवरराइड हो रहा है। और इंटरनल हम ओवरलोड इसलिए बोलते हैं कि भाई ऑलरेडी एक मेथड जो है ब्लैंक वाला इसमें तो एक्सेस हो रहा है, तो लॉजिकली भाई दो एबीसी नाम का मेथड है तो ओवरलोड तो होगा ही। वैसे भी देख लो, यहाँ भी एबीसी है, यहाँ भी एबीसी है, तीन तीन मेथड है, तो इसको भी ओवरलोडिंग कह सकते हैं। तीनों ओवरलोडिंग तो है इस क्लास के लिए। ठीक है, ओवरराइड का सिंपल फंडा ये है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होना चाहिए और चाइल्ड में ही हम लोग रीडिफाइन करेंगे। देखो ये रीडिफाइन किया, अंदर की कोड पे मत जाओ, अंदर कोड कुछ भी लिख सकते हो, सेम सिग्नेचर हो। तो यहाँ ओवरराइड कौन सा हुआ, ये वाला। नीचे ओवरराइड कौन सा हुआ, ऊपर विदाउट आर्गुमेंट। और चाइल्ड के पास अपना खुद का भी तो मेथड हो सकता है ना। ये पहले समझ में आया कि नहीं, यस या आ नो। गया सर, आ गया सर, आ चल, गया। तो ओवरराइड का रूल क्या है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होना चाहिए और चाइल्ड में ही रीडिफाइन करता है। चाइल्ड अपने बोलता है आई वांट टू रीडिफाइन, फिर से डेफिनेशन देनी है मुझे, आई डू नॉट वांट टू यूज पेरेंट डेफिनेशन, सीधा उसका ये करना। अगर उसे यूज करना है, कुछ एडिशनल करना है, जैसे यहाँ पे लिखा मैंने सुपर डॉट एबीसी, तो ये पेरेंट का एबीसी को जाके कॉल करेगा, मतलब जो एबीसी ऊपर लिखा होगा उसको कॉल करेगा, प्लस उसने एडिशनल काम किया। यहाँ पे ये जो है बोलता है कि मैं कुछ एडिशनल काम पहले करूंगा फिर पेरेंट वाला जो लिखा है वो करूंगा। अब चाहो तो सुपर करके कॉल करो, ये कीवर्ड है कि सुपर की फीचर को भी यूज करना, उसने जो मेथड डिफाइन किया अगर उसको भी कॉल करना है तो यूज करो, नहीं तो ये ऑप्शनल है, ये मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, इसका रियल टाइम एग्जांपल मैं आऊंगा, बहुत सारे एग्जांपल कराऊंगा, अभी घबराओ मत। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म ही चलेगी पूरी जावा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। फिलहाल अभी सिंटैक्स पे चलते हैं। अब जरा मैं यहाँ आता हूँ, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का एक्चुअल मजा देखो कैसे होता है। ये तो आप लोग देख लिए कि भाई ये ओवरराइड हो रहा है, लेकिन रन टाइम में कैसे है, क्या इसमें रन टाइम क्या है, ये तो सोचो। ये तो अभी तक कंपाइल ही टाइम हो रहा है सब कुछ, ये तो सब कुछ कंपाइल ही टाइम है, कंपाइलर ही तो देख रहा है ना। इसमें रन टाइम क्या है, ये क्वेश्चन नहीं आया तुम्हारे दिमाग में? पहले इससे तो निकले सर। अब बताता हूँ, अब शांति से सुनो, ये क्लाइंट से ही पता चलेगा, ऐसे नहीं पता चल सकता। अब एक चीज ध्यान रखो, एक आज कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ वो ध्यान रखना। पेरेंट जो होता है, पेरेंट रेफ जो है किसी भी चाइल्ड के ऑब्जेक्ट को रिफर कर सकता है। मतलब मैं आपको ये बोलता हूँ, एक मेरा पेरेंट है ये, और इसके कई चाइल्ड है। ठीक है, तो पेरेंट जो है इजीली इस चाइल्ड का भी रेफरेंस को रख सकता है, इसका भी रेफरेंस को रख सकता है, इसका भी रेफरेंस को रख सकता है, इसका भी रेफरेंस को रख सकता है। मान लो ये एड्रेस है, एड्रेस नाम का क्लास है, और ये एम्प्लॉय 1 है, एम्प्लॉय 2 है, एम्प्लॉय 3 है, एम्प्लॉय 4 नाम का क्लास है। उसका ऑब्जेक्ट बनाओगे, तो इनका ऑब्जेक्ट जब बनाओगे तो एड्रेस का जो रेफरेंस वेरिएबल है वो किसी भी अपने चाइल्ड के रेफरेंस को रख सकता है। पेरेंट कैन स्टोर, सिंगल लाइन पे, पेरेंट कैन स्टोर रेफरेंस ऑफ एनी चाइल्ड इजिली, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि पेरेंट को हम लोग बोलते हैं इट्स अ बड़ा डेटा, बिगर डेटा टाइप। एक तरह समझ लो पेरेंट है वो पेरेंट होके कुछ भी कर सकता है, लेकिन चाइल्ड अगर
इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि यहाँ पे कई सारे फीचर्स होंगे, कई सारे फीचर्स होंगे यहाँ पे, मान लो चाइल्ड में, और पेरेंट में भी कई सारे फीचर होंगे अपना खुद का। तो पेरेंट चाइल्ड का किसी भी फीचर को एक्सेस कर सकता है। ये पूरा कंपाइलर में और जेवीएम में लिखा हुआ है कि पेरेंट बिना झिझक, बिना किसी दिक्कत के चाइल्ड के कोई भी फीचर को एक्सेस कर सकता है। लेकिन चाइल्ड चाहेगा पेरेंट पेरेंट की फीचर को यूज करना, तो वहां पे दिक्कत आती है। ठीक है, वहां पे परमिशन लेना पड़ता है। बिना परमिशन के चाइल्ड हर फीचर को एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, रन टाइम में, ये रन टाइम की बात कर रहा हूँ, कंपाइल टाइम की कुछ भी नहीं बात कर रहा हूँ। तो बट सर ये ओवरराइड में तो उसके अकॉर्डिंग ही लेता है ना चाइल्ड अपने हिसाब अब से, बता जैसे रहा हूँ, पेरेंट्स में। ठीक है, अब बता रहा हूँ। मैं असल में ना, ये जो स्टोरेज की बात करता है, ये रेफरेंस ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ कि आने दो, पहले कॉन्सेप्ट पे आने दो। यहाँ ये समझ रहे हो, ये पेरेंट का रेफरेंस बन रहा है। यहाँ पे किसका ऑब्जेक्ट इसमें स्टोर हो रहा है, पेरेंट का या चाइल्ड का, ये बताओ। पेरेंट्स। ठीक है, तो पेरेंट का रेफरेंस वेरिएबल है, पेरेंट का ऑब्जेक्ट स्टोर कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। सेम क्लास का रेफरेंस वेरिएबल सेम क्लास के ऑब्जेक्ट को रिफर कर सकता है ना। ऐसा तो नहीं हो सकता यहाँ पे मैं कुछ भी बना दूं स्ट्रिंग क्लास, ऐसा बना दूंगा तो क्या चलेगा, नहीं ना। तो सेम क्लास, ये तो अभी तक यही थंब रूल पड़ा है, एम्प्लॉय क्लास का जो रेफरेंस वेरिएबल बनाऊंगा वो एम्प्लॉय क्लास की ही ऑब्जेक्ट को स्टोर करेगा, यही पढ़े हो, यही जानते हो ना। तो अब यस जिसका सर। जिसका ऑब्जेक्ट स्टोर होगा, तो अगर मैं बात करूं ये किसकी मेथड को चेक करेगा, यहाँ पे जाएगा, ये सिंपल देखेगा, अच्छा किसका रेफरेंस है, पेरेंट का रेफरेंस है, तो ये एबीसी और एबीसी अभी कंपाइल टाइम में बस जाके चेक करेगा कि भाई पेरेंट में एबीसी विदाउट आर्गुमेंट है, पेरेंट में एबीसी विथ आर्गुमेंट है, ये भी है यहाँ पे पेरेंट में। ठीक है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, ये कंपाइल टाइम, अभी तक कंपाइल टाइम चल रहा है, यहाँ कोई रन टाइम की चीजें नहीं। अब देखो, ये मेन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन मैं बता रहा हूँ, रन करते समय कैसे हो रहा होगा वो चीज, कंपाइलर और एग्जीक्यूशन दोनों लेके चल रहा हूँ। तो कंपाइलर चेक किया होगा सिंपल, पेरेंट में जाके एबीसी और एबीसी, तभी तो ये सिंटैक्स एरर नहीं दिया। यहाँ पे मैं अगर डबल कोट्स में स्ट्रिंग दे दूंगा, तो कंपाइलर तो इशू देगा ना, बोलेगा भाई भाई कोई एबीसी पेरेंट में स्ट्रिंग टाइप का है ही नहीं, तो दिस इज कंपाइल टाइम इशू। तो ये चेक करना तो कंपाइलर का काम है। और जब मेन से प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है, तो बेसिकली अगर मैं डिबग करके इसको आपको दिखाऊं सबसे अच्छा, जब मेन से एग्जीक्यूट करती है ये, तो इसमें जो ऑब्जेक्ट बना पेरेंट का, तो बेसिकली इस समय पेरेंट जो है किसको रिफर कर रहा है, ये देखो पेरेंट को ही रिफर कर रहा है, पेरेंट की एक ऑब्जेक्ट को। तो एबीसी कॉल करने के लिए जाएगा, ये किसका जाएगा, F5 करूंगा तो ये पेरेंट में ही पहुंचेगा। ठीक है, यहाँ भी एबीसी कॉल करने के लिए गया रन टाइम में, अभी ये रन टाइम की बात कर रहा हूँ, तो ये भी पेरेंट में ही पहुंचा, उसको कोई दिक्कत नहीं। नाउ यहाँ अब मजा आता है, यहाँ देखो मैंने क्या बोला, पेरेंट किसी भी चाइल्ड के ऑब्जेक्ट को स्टोर कर सकता है बिना किसी कास्टिंग। एक वर्ड आएगा टाइप कास्टिंग, टाइप कास्टिंग सुने हो कभी, एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में यस सर। कन्वर्ट करना है, इसको कहते हैं टाइप कास्टिंग। ठीक है, आपस में लेकिन कॉम्पेटिबिलिटी होनी चाहिए, वहां कहीं ना कहीं पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होगा तभी टाइप कास्टिंग होती है। ऐसा नहीं है कि मैं स्ट्रिंग को और स्कैनर में कर दूं, क्योंकि स्ट्रिंग और स्कैनर का कहीं पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप ही नहीं है। ठीक है, तो टाइप कास्टिंग भी वहीं अलाउ है जहां पे पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बने। तो पेरेंट यहाँ पे चाइल्ड को स्टोर कर रहा है, यहाँ टाइप कास्ट हो रहा है, इंटरनल टाइप कास्ट जेवीएम खुद करता है कि चाइल्ड जो जितना भी हो, चाइल्ड एक बने, हम
कितना भी चाइल्ड क्लास बना सकते थे इस पैरेंट के लिए, चाइल्ड 1, चाइल्ड 2, चाइल्ड 3, जितना क्लास बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो पैरेंट जो रेफरेंस वेरिएबल होता है, ये किसी भी चाइल्ड के ऑब्जेक्ट को स्टोर कर सकता है, इसमें पावर है इतना पैरेंट में। तो अब देखो, इसी पैरेंट रेफरेंस वेरिएबल में कौन चला गया, किसका ऑब्जेक्ट है, किसका ऑब्जेक्ट है, किसका, चाइल्ड का है ना। पेरेंट कैन स्टोर रेफरेंस ऑफ एनी चाइल्ड। अब ये एबीसी देखो, यहाँ एबीसी कॉल किया था तो पेरेंट का कॉल हुआ उसी रेफरेंस वेरिएबल से। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का मजा देखो। अब किसका ऑब्जेक्ट स्टोर किया मैंने, चाइल्ड का। अब एबीसी कॉल करूंगा, किसका कॉल होगा, समझ में आया। पॉलीमॉर्फिज्म रन टाइम, रन करते समय वो डिसाइड किया कि किसका ऑब्जेक्ट स्टोर है उस रेफरेंस वेरिएबल में, उसी का एबीसी को कॉल करें। क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट। रन करते समय रेफरेंस वेरिएबल में जेवीएम देखा, जेवीएम ने, कंपाइलर ने नहीं, जेवीएम ने देखा किसका ऑब्जेक्ट स्टोर है, तो उसने देखा चाइल्ड का ऑब्जेक्ट स्टोर है। तो किसकी मेथड को कॉल करने जाए, तो चाइल्ड की मेथड को कॉल करें। F5 किया, ये पहले चाइल्ड की मेथड को कॉल करने जाएगा। ओवरराइडिंग का ये फीचर है, ये बेनिफिट है कि वी कैन रेफर एनी चाइल्ड एट रन टाइम। रन टाइम में किसी भी चाइल्ड का हम मेथड को कॉल कर सकते हैं यूजिंग पेरेंट रेफरेंस वेरिएबल। ये मैं आपको अभी जनरल ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, रियल टाइम आपको एप्लीकेशन समझाऊंगा, घबराओ मत, ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखो। अब मैंने बोला था आपको कि पेरेंट इजीली किसी भी चाइल्ड का स्टोर कर सकता है, कोई टाइप कास्टिंग की जरूरत नहीं पड़ती, हमें कोई टाइप कास्टिंग कभी नहीं करना पड़ता। लेकिन पेरेंट रेफरेंस वेरिएबल से अगर हम चाइल्ड का वो मेथड कॉल करने जाएं जो सिर्फ चाइल्ड में है, एमएनओपी चाइल्ड में है, पेरेंट में नहीं, यहाँ है ही नहीं, तो रन करते समय जेवीएम को कोई प्रॉब्लम नहीं है। रन करते समय तो जेवीएम के पास है, वो इजीली जाके अपना इसको कॉल कर लेता है। रन करने के लिए ये सिंटेक्स मैंने नहीं लिखा है, वो बताता हूँ क्यों लिखा है। फिर ये एबीसी विथ फ्लोट है, ये सिर्फ चाइल्ड में, पेरेंट में है ही नहीं, तो वो रन करते समय मैंने ये लिखा। ये इसलिए लिखा, अब ध्यान से सुनो ये चीज, अगर मैं ये चीज ना लिखूं, ठीक है, तो देखो यहाँ पे कंपाइलर क्या चेक करता है, यहाँ भी कंपाइलर ये चेक करेगा क्या एबीसी। अब देखो सिंपल क्लिक कर रहा हूँ, वो पेरेंट पे जाके चेक करता है, वो चाइल्ड में, जबकि रन करते समय कौन सा कॉल हुआ था, चाइल्ड वाला कॉल हुआ। लेकिन कंपाइलर जो है वो बस पेरेंट, क्योंकि रेफरेंस वेरिएबल, कंपाइलर अभी ऑब्जेक्ट तो नहीं ना बनता है, कंपाइल टाइम में कोई ऑब्जेक्ट तो बनता नहीं है, तो कंपाइलर तो बस यही चेक जानता है भैया, एकदम साधारण होता है, बहुत जो लिखो वही समझता है, वो देखता है मेरा, मैं किसका वेरिएबल हूँ। कंपाइलर देखा अच्छा पेरेंट का है, उसको इससे मतलब नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो बना ही नहीं है, वो तो रन करते समय बनेगा। तो वो जाता है एबीसी को देखता है, हाँ भाई एबीसी है, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो भाई। यहाँ भी देखा है एबीसी विद आर्गुमेंट है, इसमें कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब एमएनओपी के लिए जाता पेरेंट, तो बोलता है एमएनओपी तो है ही नहीं। लेकिन रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोलता है यूजिंग पेरेंट रेफरेंस वेरिएबल वी कैन कॉल एनी मेथड ऑफ चाइल्ड। तब हम कंपाइलेशन इशू रिजॉल्व करने के लिए, ये जो कंपाइलेशन इशू है इसको रिजॉल्व करने के लिए टाइप कास्ट कर रहे हैं। पेरेंट कंपाइलर को बोलते हैं कि कंपाइलर तुम इसको पेरेंट की तरह मत समझो, इसको जाके चाइल्ड में ढूंढो। तो उसका सिंटैक्स है ये जावा में लिखना कि कैसे लिखेंगे चाइल्ड में। तो हम चाइल्ड जो डेटा टाइप है उसको लगाए और यहाँ पे ब्रैकेट लगाए। तो अब कंपाइलर समझ रहा है, ब्रैकेट जैसे ही लग गया तब वो समझ गया ओके मुझे अब एमएनओपी कहाँ देखना है, चाइल्ड में, वो चाइल्ड में देखने चला। तो दिस सिंटैक्स टाइपकास्टिंग इज ओनली यूज्ड फॉर कंपाइलर, नॉट फॉर रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। इसको रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म से कोई मतलब नहीं है।
रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जब प्रोग्राम रन होगा तो इसमें तो ऑब्जेक्ट स्टोर रहेगा चाइल्ड का, तो जेवीएम तो खुद ही कॉल कर लेगा। ये क्लियर हुआ? इस चीज को कहते हैं जावा में डाउन कास्टिंग। पेरेंट को चाइल्ड में टाइप कास्ट कर रहे हैं, दिस इज डाउन कास्टिंग। यहाँ चाइल्ड अपने आप पेरेंट में चेंज हो रहा है, दिस इज अप कास्टिंग। छोटा बड़े में, अब एक सिंपल चीज है, ये कॉन्सेप्ट अगर याद रखोगे तो ये चीज कभी दिक्कत ही नहीं होगा। चाइल्ड हमेशा छोटा होगा, पेरेंट हमेशा बड़ा होगा। एक बड़े बक्से में छोटा बक्सा आराम से चला जाएगा कि नहीं? तो पेरेंट कैन स्टोर रेफरेंस ऑफ एनी चाइल्ड। लेकिन उल्टा करो, इस बड़े बक्से को जरा इसमें स्टोर करने की कोशिश करो, तो इसको मोड़ना मारना होगा तब ना जाके स्टोर होगा। पूरा मोड़ मार के तब स्टोर करें, तो ये मोड़ मार के स्टोर किया जाता है, यहाँ मोड़ मार के। ठीक है, समझ में आया जी? यस सर। बड़ी धीरे आवाज आएगी, यस सर। नहीं सर, ये यहाँ तक तो आ गया, फिर उसके बाद जब कंपाइलर इसके पास आया तो ये फिर भी पेरेंट्स में ढूंढेगा, बट अपन ने यहाँ पे इसको टाइप कास्टिंग कर दिया है कि पेरेंट्स टू चाइल्ड, तो वो फिर चाइल्ड में जाके हाँ, एम देखो, ये एम एन ओ हमेशा जब भी सोचो दो तरफ सोचो, कि कंपाइल करते समय कंपाइलर क्या करेगा और रन करते समय जेवीएम क्या करेगा। तो पहले कंपाइलर की बात कर लो। कंपाइलर को बस चेक करना है ना, जो रेफरेंस वेरिएबल पास किए उसमें एमएनओपी फंक्शन होना चाहिए। तो अगर तुम टाइपकास्ट नहीं करोगे तो वो तो यही समझेगा कि पेरेंट में है, ये तो पेरेंट का है ना रेफरेंस वेरिएबल, वो तो जाएगा पेरेंट में। और पेरेंट में है क्या एमएनओपी? नहीं है, नहीं होगा। तो वो तो एरर देगा। तब हमें, और लेकिन जब रन करता है प्रोग्राम उस समय तो इसके पास ऑब्जेक्ट आ जाता है ना चाइल्ड का, यस सर। और उस समय वो एमएनओपी को कॉल कर सकता है। लेकिन जो प्रोग्राम कंपाइल ही नहीं होगा उसको क्या रन कर पाएंगे? यस सर, तो उसके लिए फिर अपन को टाइप तो हमें कंपाइलर को समझाने के लिए बताना पड़ रहा है बस, भाई कंपाइलर तुम बस इतना समझो कि इसको फिलहाल के लिए पेरेंट मत समझो और जाके चाइल्ड में चेक करो, डाउन कास्ट की। मतलब सिंपल है। अप कास्टिंग क्या हुआ? ये समझ लो, छोटे को बड़े में कर रहे हो, यानी इंटीजर और फ्लोट, इन दोनों में कौन सा बड़ा है कौन छोटा है? बताओ। या इंटीजर लॉन्ग, लॉन्ग में कौन बड़ा है कौन छोटा है? हम्म, लॉन्ग। लॉन्ग बड़ा है। तो यस सर, लॉन्ग बड़ा है। ठीक है, इंटीजर और लॉन्ग बड़ा है, तो यहाँ पे बड़े में इजीली छोटे को कर सकते हो। देखो सिंपल है हाँ इसका, ये। बहुत कम रेंज होगा और लॉन्ग का ज्यादा रेंज होगा ना। यस सर। तो यहाँ अप कास्टिंग हुआ ये, ठीक है। और डाउन कास्टिंग क्या हुआ? इंटीजर में जबरदस्ती आप लॉन्ग को घुसा रहे हो। तो जब लॉन्ग को घुसाते हो तो अलाउ नहीं करता जावा, तब इसको हम लोग टाइप कास्ट करते हैं, बोलते हैं कि भैया इसको इंटीजर की तरह लेके टाइप कास्ट करो। अभी तो मैंने सिंटेक्स वाइज नहीं लिखा, लेकिन यही रूल है कि बड़े को छोटे में डालना चाहोगे, यानी बड़े को छोटे में तो टाइप कास्ट करना है, लेकिन छोटे को बड़े में डालोगे तो कोई कास्टिंग की जरूरत नहीं, छोटा इजिली बड़े में आ जाता है। क्लियर है? ये कंपाइलर के यस लिए है सर। सर। और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जो मैंने आपको बताया वो रन करते समय पॉलीमॉर्फिज्म ये होता है। तो अब इसका एक एग्जांपल ये लेता हूँ, कुछ मैं देखता हूँ व्हीकल का मैंने कहीं बनाया है क्या। यस सर, ये थोड़ा सा पेरेंट चाइल्ड के अलावा। ठीक है, मैं कुछ ऐसा एक गेम बनाना चाहता हूँ, ठीक है, जिसमें मुझे अ, कई तरह के
व्हीकल रन करना है, एक्सेलरेट डी एक्सेलरेट मान लो करना है, ठीक है, थोड़ा काम करना है। तो मैं पॉलीमॉर्फिज्म का ही कॉन्सेप्ट लेके आपका बना रहा हूँ। तो कई तरह के व्हीकल रन करने हैं, तो जनरली हम पहले प्रोटोटाइप बनाते हैं, एक क्लास बनाए व्हीकल, ठीक है, इसमें कुछ मेथड बनाते हैं, पब्लिक वॉइड स्टार्ट, कि भाई कुछ इंजन स्टार्ट होगा, उसके लिए स्टार्ट मेथड बना दिया, प्रोटोटाइप से आउट व्हीकल स्टार्टेड, कुछ इस तरह करके सिर्फ मेथड मेथड बना रहा हूँ और कुछ नहीं। ये रन मेथड बनाया, व्हीकल रनिंग, और एक स्टॉप मेथड बनाया, ठीक। अब रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म करना, तो व्हीकल बेसिकली, व्हीकल नाम का कुछ आता है क्या मार्केट में, ये बताओ। व्हीकल तो एक प्रोटोटाइप है ना, कॉन्सेप्ट है। एक्चुअल में क्या आता है, कार बस जीप यही आता है ना। यहाँ से तो मैं एक कार बना रहा हूँ, जिसमें मैं बोलता हूँ कि भाई इसमें जो फीचर होगा जो व्हीकल में हमने डिफाइन किया है, वो फीचर हमें रखना है, ठीक है। और कार में जब मैं इसको बनाने जा रहा हूँ, तो मुझे लगा अच्छा जो स्टार्ट की टेक्नोलॉजी है, स्टॉप की टेक्नोलॉजी है, वो ठीक है जो ऊपर लिखी है व्हीकल में, मुझे बस चेंज इस कार में करना क्या है, रनिंग टेक्निक। तो यहाँ पे बोलेंगे कार इज रनिंग, यही डेफिनेशन चेंज करना है। और ये हम बोलते हैं कि ओवरराइट का रूल, क्योंकि हम देखो सेम सिग्नेचर रखे, डिफरेंट कुछ भी यहाँ लिख दो, एन नंबर ऑफ कोड लिखो, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन इसका अपना फिर से रीडिफाइन किया। क्या ओवरराइट का रूल था, पेरेंट के सेम मेथड को चाइल्ड रीडिफाइन कर रहा है, और ये सही से रूल फॉलो हुआ है कि नहीं, बस हम यहाँ पे एट ओवरराइट एनोटेशन लगा, क्योंकि ये चेक कर लेता है भाई अपने आप, अगर यहाँ कुछ भी गड़बड़ करोगे ये चेक कर लेगा। तो इसलिए ये एनोटेशन बहुत जरूरी है कि कंपाइल करते समय आपने रूल फॉलो किया। मैं बार बार बोल रहा हूँ, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के बहुत सारे रूल हैं, वो मैं धीरे धीरे करके आपको बताता रहूंगा, एक बार में डाइजेस्ट होगा ही नहीं है, ये रूल इतने हैं, ठीक है। तो अभी रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म समझो, धीरे धीरे जब जरूरत होगी तो मैं बताता रहूंगा जैसे जैसे। इतना समझ में आया। कार, एक और व्हीकल बनाता हूँ बस। और बस में मुझे लगा कि मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ व्हीकल, और अपने पेरेंट को ही, और यहाँ पे मुझे लगा कि भाई स्टार्ट स्टॉप सब कुछ बस में अलग होना चाहिए, क्योंकि इसका मैकेनिज्म कुछ अलग हम डिफाइन करना चाहते हैं। जो व्हीकल ने लिखा है वो मुझे नहीं चाहिए। एट ओवरराइड, यहाँ बस स्टार्टेड लिख दिया, एट ओवरराइड बस रनिंग, एट ओवरराइड बस स्टॉप, ठीक है। बस अब अभी फिलहाल दो ही मैं लेके चल रहा हूँ, इस तरह से हजारों चाइल्ड बना सकते हो। अब क्लाइंट प्रोग्राम बना रहा हूँ, मेन क्लाइंट प्रोग्राम में ही समझ में आता है इसका। टेस्ट व्हीकल क्लाइंट प्रोग्राम, जिसमें मेन, अब मुझे क्लाइंट से ये मांगना है सिस आउट वन फॉर, और फिर ये उस तरह बना दो, डू वाइल लूप, वाइल ट्रू, यूजर इनपुट टाइप का।
ठीक है, यहाँ पे ये देगा अनरीचेबल ना, क्या चीज़ कर रहा है, अच्छा ठीक है। 1 फॉर कार, 2 फॉर बस, 2 ही है हमारे पास, तो हम ये देते हैं सेलेक्ट अ व्हीकल, सेलेक्ट अ व्हीकल टाइप स्लैश एन, ठीक है, 1 फॉर कार और 2 फॉर बस। सेलेक्ट अ व्हीकल टाइप हो गया। अब उसके बाद हम बोलते हैं सिस आउट, एंटर योर चॉइस, ठीक। अब मान लो एक इंटीजर वेरिएबल लेते हैं int टाइप, और यहाँ पे स्कैनर क्लास भी डिफाइन कर लेते हैं, स्कैनर इक्वल टू स्कैनर। ये समझ में आ रहा है ना अभी तक? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, कोई ऐसा जादू वाला सिंटैक्स तो नहीं लिख रहा हूँ जो आप लोगों को समझ में ना आए? हम्म, क्यों जी? और यस 3 सर। और 3 फॉर एग्जिट वही लगा देते हैं, 3 फॉर एग्जिट, ठीक है। क्या करें, टाइप में हम ले लेते हैं sc डॉट नेक्स्ट, ये ले लिए, इफ टाइप इक्वल टू 3 है, देन क्या करें, ब्रेक। इतना तो हो गया। अब मुझे प्रोग्रामिंग करनी है कि अगर यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि अगर वो कार का ऑब्जेक्ट बने, मुझे स्टार्ट स्टॉप और रनिंग तीनों करना है, चाहे वो कार हो बस हो, मेरे प्रोग्राम में तीनों चीज चले। मतलब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, आईएनटी जैसे ये डिक्लेयर किया, मैं व्हीकल वी एक वेरिएबल बनाता हूँ let's suppose, और हम प्रोग्राम में वी डॉट स्टार्ट, वी डॉट रन और वी डॉट स्टॉप, ये तीनों कॉल करना है। वी में क्यों एरर आ रहा है, लोकल वेरिएबल, ठीक है इनिशियलाइज कर देंगे, अभी नल से इनिशियलाइज करता हूँ, ठीक है। तो देखो अभी तक क्या किया, व्हीकल वी, व्हीकल नाम का एक पैरेंट है, मानते हो? यस नो? वी डॉट स्टार्ट, वी डॉट रन, वी डॉट स्टॉप, व्हीकल का ऑब्जेक्ट नहीं बना है बिकॉज मुझे पता है ये पैरेंट है, और जनरली जब पैरेंट होता है तो पैरेंट का हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं बनाते, अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास का भी कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ इसलिए इतना ही रहने दो, ठीक है। तो अब अगर 1 हो तो क्या हो, अब लिखते हैं इफ एल्सिफ, एल्सिफ किसका ऑब्जेक्ट बनना चाहिए, अगर टाइप में, आप ही लोग बताओ, टाइप में 1 हो तो किसका ऑब्जेक्ट बने, वी डॉट, वी में ही हम बना रहे हैं न्यू कार। देखो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का एक्चुअल कमाल देखो, हमें नहीं पता कि किसका ऑब्जेक्ट बनाना है, ये तो हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं ना, कि भाई यूजर अगर सेलेक्ट देगा टाइप 1 तो कार का ऑब्जेक्ट बनाओ, टाइप 2 देगा तो बस का बनाओ, और जिसका ऑब्जेक्ट रन टाइम में आएगा उसी का स्टार्ट स्टॉप रन कॉल करो ना। देखो प्रोग्राम खुद चला के देख लो, रन किया तो फॉर्मेटिंग में मत जाना, 1
ये क्या हुआ? बहुत गंदा दिख रहा है यार, सुपर गंदा। इतना गंदा नहीं, सेलेक्ट इतना, ये सब कुछ ज़्यादा ही हो गया। वन कार स्लैश एन, ये और ये बोलो तो स्लैश एन थ्री डॉट, ठीक। अब इसके बाद स्लैश एन, ठीक। एंटर यो, एंटर व्हीकल टाइप, चूज अ व्हीकल कर देते हैं, चूज अ व्हीकल, व्हीकल टाइप, ये ठीक है, ये कर दिया। अब उसके बाद अगर व्हीकल मेरा 3 हो तो ब्रेक कर जाओ, अच्छा ब्रेक करेगा तो वो कंट्रोल है। ये मुझे लूप के अंदर देना है ना, लूप के बाहर क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि हर बार मुझे काम करना है, स्टार्ट स्टॉप रन, ठीक है। ये गलत मैंने कर दिया था कि लूप के बाहर कर दिया था। मैं देखो प्रोग्रामिंग किस में कर रहा हूँ, मैंने पेरेंट रेफरेंस वेरिएबल यूज किया। अगर मैं यहाँ बस यूज कर लेता तो क्या मैं बस में कार का ऑब्जेक्ट स्टोर कर पाता? नहीं ना, क्योंकि बस और कार में कोई पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है? नहीं है। तो मुझे पता था कि मुझे रन टाइम में बस का बनाना है या कार का बनाना है, लेकिन मेथड सारे कॉल होने हैं, सारे। जैसे गेम खेलते हो, आप क्या सोचते हो जब आप वीडियो गेम खेलते हो? तो बोलता है ना बाइक सेलेक्ट करो, कार सेलेक्ट करो, ये सेलेक्ट करो, लेकिन फंक्शनलिटी सब क्या होती है? एक्सेलरेट सभी में तो करते हो, ब्रेक सभी में लगाते हो, लेफ्ट राइट सभी में मोड़ते हो ना। तो क्या सोचते हो, क्या वो अलग अलग कैसे वो अलग अलग ऑब्जेक्ट उतना सारा बनाएगा? तो वो पेरेंट के कॉन्सेप्ट को लेके चलता है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। यहाँ सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट होता है कि पेरेंट, हमें नहीं पता कौन सा यूजर किस टाइप का ऑब्जेक्ट बनाना चाहता है, जिस टाइप का भी बनाएगा उस टाइप का अपने आप ऑब्जेक्ट बने, उसी क्लास का मेथड कॉल हो, ठीक है। भाई अगर कार का ऑब्जेक्ट बनाया तो कार का मेथड कॉल हो, बस का ऑब्जेक्ट बनाया तो बस का मेथड कॉल हो। तो हम रन टाइम में ये जब रन करेगा प्रोग्राम, जिसका ऑब्जेक्ट बनेगा न्यू से, तो ऑब्जेक्ट रन करते समय बनेगा। तो अगर जिसका ऑब्जेक्ट बना वी में कार का ऑब्जेक्ट बना तो कार का स्टार्ट रन स्टॉप कॉल होगा, वी में बस का होगा तो बस का स्टार्ट रन कॉल होगा। नाउ लेट मी रन। अब सुंदर सा थोड़ा आ रहा है, वन किया, व्हीकल स्टार्टेड, कार इज रनिंग, व्हीकल स्टॉप। व्हीकल क्यों कॉल हुआ? क्योंकि कार में हमने एक ही ओवरराइट किया। समझ में आया इतना? अब बस में हम क्या है, बस का किया, बस स्टार्टेड, बस रनिंग, बस स्टॉप। ये यहाँ बस का खुद कॉल हो गया। फिर व्हीकल करो, कार, बस, जितना बार करना है उतना है। जैसे जिसका, तो मैंने तो भाई अभी एक दो बनाया है। ऐसे जब हम लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो एक एक पेरेंट के 25-25 चाइल्ड, 10-10 चाइल्ड रन टाइम में होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक और देता हूँ, आप लोग को असाइनमेंट देता हूँ, क्वेश्चन बैंक बनाओ जिसमें सिंपल हो फंक्शन, ये क्वेश्चन, क्वेश्चन बैंक नहीं, ऑनलाइन एग्जाम करके बनाओ, ठीक है, क्वेश्चन बैंक, जिसमें नेक्स्ट करके एक मेथड बनाओ। नेक्स्ट करके देखते हो ऑनलाइन एग्जाम दोगे तो नेक्स्ट, प्रीवियस, सबमिट, 3 फंक्शन बनाओ, ठीक। फिर सी का पेपर रखो, जावा का रखो, डॉट नेट का रखो, और एक क्लाइंट प्रोग्राम बनाओ, और यूजर से सेलेक्ट करो भाई कौन सा आप देना चाहते हो, या क्वेश्चन बैंक ही बना लो कि भाई यहाँ पे क्वेश्चंस होंगे और डिफ़ॉल्ट क्वेश्चन कुछ दे दो। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है क्वेश्चन बैंक में, तो क्वेश्चन पेपर करके बना लिए एक मेथड, उसमें कुछ लाइन लिख दी है। सी का बना रहे हैं तो उसमें सी से रिस्पेक्टिव हमने क्वेश्चन डाल दिया। जावा का बना रहे हैं, जावा से रिस्पेक्टिव क्वेश्चन डाला। डॉट नेट का बना रहे हैं, डॉट नेट से
और रन टाइम में हम अब प्रोग्रामिंग करेंगे। देखते नहीं रन टाइम में आपसे पूछता नहीं है सेलेक्ट अ पेपर, तो जिसका सेलेक्ट होगा उसका एग्जाम चालू हो जाएगा। अब क्लियर हुआ रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म? जी सर। सर इस तीनों कोड को सेंड करना। वो तो मैं सेंड कर दूंगा, लेकिन क्लियर हुआ कि नहीं? मैं एक बार और डीबगिंग करना पड़ेगा। हाँ, तो आप लोग को ये तो मैंने आपके समझने के लिए थोड़ा बनाया, थोड़ा और लेवल आगे जाके सोचोगे ना, बड़ी अच्छी अच्छी चीज से बना सकते हो। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म शुरू से लेके अंत तक जब तक हम जावा पढ़ाएंगे ये आएगा, इसके बगैर पूरी जावा नहीं चलती। ठीक है, तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का जरा एक वो भी करते हैं हम, जो रूल है गो थ्रू करते हैं सिंपल। और बहुत सारे रूल ऐसे हैं जो आगे चल के बोलूंगा बताऊंगा। ठीक है, बस गो थ्रू कर रहा हूँ। आर्गुमेंट लिस्ट यानी पैरामीटर मस्ट मैच एग्जैक्टली सेम होना चाहिए ड्यूरिंग ओवरराइडिंग। इफ डू नॉट मैच यू कैन एंड अप विथ ओवरलोडेड। मतलब अगर मैच नहीं कर रहा तो ओवरलोडेड मेथड है। अगर फंक्शन नेम सेम है, आर्गुमेंट मैच नहीं कर रहा, नंबर ऑफ आर्गुमेंट और टाइप ऑफ आर्गुमेंट, तो वो क्या होता है? ओवरलोडिंग। क्लियर? और पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप मस्ट है, ये याद रखना। रिटर्न टाइप का यहाँ रोल आता है, यहाँ रोल आता है। और ये क्या है, अगर रिटर्न टाइप में हम लोग रूल क्या है कि जब हम ओवरराइड कर रहे हैं तो ये रिटर्न टाइप यहाँ पे या तो पैरेंट दे सकते हैं या उसके सारे चाइल्ड। मतलब जैसे मान लो कल को मैं कोई बोलता हूँ इंटीजर क्लास, इंटीजर जावा का क्लास होता है। ठीक है, इंटीजर रिटर्न कर रहा हूँ यहाँ से फिलहाल कुछ भी, ये तो एरर आएगा। रिटर्न फिलहाल नल करता हूँ। इंटीजर क्या हुआ इसमें, स्पेलिंग गलत है क्या? रिटर्न टाइप इनकम्पेटिबल विद वेरिएबल, ये अच्छा रिटर्न 1 कर देते हैं तब ठीक है। ओके ओके ओके, ये मेन बात है, पेरेंट में नहीं ना है इसलिए। देखो यही रूल था, पेरेंट में ये रिटर्न टाइप था नहीं, तो यहाँ पे दिक्कत कर रहा है, तो पहले पेरेंट में इसको चेंज करना होगा मुझे। पेरेंट में गया और मैं बोलता हूँ रन का इट इज इंटीजर, इट इज रिटर्निंग इंटीजर वैल्यू लेट्स सपोज, और रिटर्न 1। इंटीजर होता है तो 1 हम वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं। तो ये जो इंटीजर है इसका भी चाइल्ड होता है, इसका चाइल्ड अच्छा नंबर रिटर्न करता है। क्योंकि अब मुझे इंटीजर का चाइल्ड देखना होगा, तो ये तो दिख रहा है नंबर पेरेंट है, इंटीजर चाइल्ड है। ठीक है, तो यहाँ नंबर कर दिया। तो जब इसको ओवरराइट करेंगे, या तो यहाँ नंबर करो, मतलब ओवरराइट करते समय ये रूल है कि रिटर्न टाइप में ये तो दे दिया, या तो यहाँ नंबर करो, सेम डेटा टाइप अलाउड है, और नहीं तो उसका चाइल्ड भी अलाउड है, सब टाइप, जिसको सब टाइप कहते हैं। तो देखो इंटीजर एक नंबर एक क्लास होता है जावा में, और इंटीजर भी एक क्लास होता है। तो इंटीजर और नंबर के बीच में ये रिलेशनशिप होती है कि इंटीजर इज द चाइल्ड, इंटीजर इज द चाइल्ड ऑफ नंबर। ठीक है, तो ऐसे केस में हम लोग ये रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में ये रूल है कि आप रन करते समय, मतलब ओवरराइट करते समय, रिटर्न टाइप जो है, जो भी पेरेंट में डिफाइन है उसका सब टाइप दे सकते हो, जिसको हम लोग कोवेरिएंट रिटर्न टाइप भी कहते हैं। समझ में आया? रिटर्न करते समय जब ओवरराइट कर रहे हो, यहाँ ओवरराइट हम कर रहे हैं ना, देखो ओवरराइट करूंगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी।
क्योंकि ये रूल फॉलो करता है। लेकिन अगर यहाँ स्ट्रिंग कर दूंगा, ये रूल फॉलो नहीं कर रहा। स्ट्रिंग और नंबर का कोई रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन नंबर और इंटीजर का रिलेशनशिप है। तो वो भी नंबर वही अलाउड है जो चाइल्ड है। ऑब्जेक्ट तो सबका बाप है। क्या मैं ऑब्जेक्ट को करूंगा तो अलाउ करेगा? नहीं करेगा। ऑब्जेक्ट हर क्लास का पेरेंट होता है, तो पेरेंट अलाउड नहीं है। या तो सेम अलाउड है, सेम क्लास नंबर क्लास चाइल्ड ओवरराइड करते समय, या फिर उसका सब क्लास। क्लियर है? क्लियर है जी? कुछ बोलते नहीं हो तुम लोग, बहुत डाउट होता है। हम्म। यस सर। एक लेवल तक क्लास ही एक लेवल तक क्लास मतलब? नहीं नहीं, nth लेवल तक, nth लेवल तक मतलब नंबर का भी, इंटीजर का भी बच्चा को अलाउड है। क्योंकि पेरेंट हो गया तो वो अपने सारे दाद पर पोते पोते उसके नाती पोते जितने हैं सबको अलाउड है। ठीक है। मतलब अगर हम व्हीकल ऑब्जेक्ट रख लेते हैं एज ए पेरेंट में तो हाँ, फिर ऑब्जेक्ट रख लो तो तब तो पूरा दुनिया अलाउ हो गया, पूरा दुनिया का। तब तो यहाँ अगर ऑब्जेक्ट कर दिए, तब तो कार में स्ट्रिंग भी करो, नंबर भी करो, सब कुछ। तो वो गलत है ना, ऐसा प्रोग्रामिंग करोगे। ठीक है। नहीं मतलब हाँ पॉसिबिलिटीज तो हाँ, है ना। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ठीक है। अब इसीलिए यू कैन नॉट ओवरराइड फाइनल। ठीक है। ये फाइनल पिंड नहीं छोड़ता है। जो मेथड अगर फाइनल टाइप का, अगर मैंने इस मेथड को फाइनल टाइप का बना दिया, एक फाइनल मॉडिफायर है, आगे चल के बताऊंगा। फाइनल अगर आप चाहते हो, जब पेरेंट बना रहे हो, आप चाहते हो कोई भी चाइल्ड इस मेथड को डिफाइन ना कर सके। जो मैंने लिखा है उसी को सारे चाइल्ड को फॉलो करना है, हर चाइल्ड को। तो उसको फाइनल बना दो। तो फाइनल मेथड कैन नॉट बी ओवरराइड बाय एनी ऑफ द चाइल्ड। देख रहे हो? सब में एरर आ गया ना। हम सिर्फ फाइनल लगा दिए, तो फाइनल मतलब इसकी डेफिनेशन फिक्स है। सब सारे चाइल्ड को बोल दिए मैंडेट है, तुमको यही लिखना है। अगर मुझे पेरेंट मानते हो तो तुमको यही फॉलो करना होता है ना, कुछ पेरेंट वैसे। ठीक है। फाइनल मॉडिफायर का ये यूज है। अगर मेथड के साथ फाइनल में लगा दिए, तो यानी इसका डेफिनेशन इस क्लास में तो यूज ठीक है, डिफाइन कर लिए, लेकिन चाइल्ड कहीं भी नहीं हो सकता। आप जानते हो सबसे अच्छी चीज, आप लोग जो स्ट्रिंग क्लास बनाते हो, स्ट्रिंग क्लास भी फाइनल है। सिस्टम क्लास फाइनल है, ये भी फाइनल है, देखो। और स्ट्रिंग क्लास, स्ट्रिंग कहीं यूज हो रहा है तो मैं खोल के देखा हूँ। स्ट्रिंग तो बहुत जगह यूज होगा यार। चलो ये देख लेते हैं, इसमें तो होगा ही ना। ये देखो, मतलब तुम चाहोगे स्ट्रिंग क्लास के किसी भी मेथड को ओवरराइड करना अपने क्लास में, तो ओवरराइड ही नहीं कर पाओगे। यहाँ तो क्लास ही, खैर यहाँ तो क्लास ही तुम्हारा फाइनल हो गया, ये छोड़ो। क्लास फाइनल होता है तो इसका मीनिंग अलग होता है। मैं तो आपको मेथड फाइनल की बात बता रहा था। मेथड अगर फाइनल कर दिए तो उसको ओवरराइड नहीं कर सकते। अभिषेक, दोनों अभिषेक क्लियर है ना? मेथड अगर फाइनल हो जाए तो उसको कोई भी चाइल्ड ओवरराइड नहीं कर सकता। मतलब रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म पॉसिबल है ही नहीं। दोनों अभिषेक? ठीक है। अगर मेथड स्टैटिक है तो वो भी ओवरराइड नहीं हो सकता। क्यों? अब आप लोग इसका खुद आंसर दो। स्टैटिक मेथड है, ये किससे एसोसिएटेड होता है? ऑब्जेक्ट से या क्लास से? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। क्लास से। और मैंने क्या बताया रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में, कि जब ऑब्जेक्ट बनेगा उसके बाद डिसाइड होता है कौन सा कॉल हो। मतलब आफ्टर ऑब्जेक्ट क्रिएशन पॉलीमॉर्फिज्म जब भी वर्क करता है, रन टाइम आफ्टर ऑब्जेक्ट। और ये स्टैटिक अगर लगा देंगे तो आफ्टर ऑब्जेक्ट काम होगा? अब समझ में आया? तो इसलिए स्टैटिक लगाते ही कंस्ट्रक्टर भी पिक्चर से गायब हो जाता है और पॉलीमॉर्फिज्म भी पिक्चर से गायब हो जाता है।
रन टाइम, कंपाइल टाइम की नहीं बात कर रहा हूँ, कंपाइलर में कोई दिक्कत नहीं, रन टाइम, क्योंकि जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा तो काम खत्म, इसीलिए ये चीज है कॉन्सेप्ट। और ये एक्सेप्शन से रिलेटेड है, जैसे मैंने आपको ये कोवेरिएंट रिटर्न बताया ना, एक्सेप्शन का भी होता है। अब एक्सेप्शन मैं आपको पढ़ाया नहीं हूँ, आगे चल के पढ़ाऊंगा, वो हम लोग एक्सेप्शन लगा सकते हैं। बस इतना समझो, अगर मेरा पेरेंट कोई एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, एक्सेप्शन थ्रो किस लिए होता है ये अभी समझ नहीं पाओगे, कोई थ्रो कर रहा है तो चाइल्ड भी या तो सेम एक्सेप्शन थ्रो करेगा या उसका सब चाइल्ड, उससे बड़ा नहीं। तो एक्सेप्शन में देखेंगे ये चीज, ठीक है, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। दूसरी चीज ये इंपॉर्टेंट है, कैन नॉट रिड्यूस विजिबिलिटी ऑफ मॉडिफायर। मतलब यहाँ पेरेंट में ये किस टाइप का था, मॉडिफायर इसका क्या है, पब्लिक, है ना। तो जब ये ओवरराइड हो रहा है, या तो सेम रखो लेकिन इसको कम नहीं कर सकते, यानी प्रोटेक्टेड उससे कम होता है, प्राइवेट सबसे कम होता है। इसको ना प्रोटेक्टेड बना सकते हो ना प्राइवेट बना सकते हो, अगर ओवरराइड कर रहे हो। ओवरराइड नहीं करना है तब तो कुछ भी बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ क्यों नहीं हुआ, प्राइवेट रन कैन नॉट रिड्यूस विजिबिलिटी, ये अपने आप ले रहा है, यही तो दिक्कत है, अपने आप लेना ही नहीं चाहिए इसको। ठीक है, ले रहा है तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग रिड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है। ठीक है सर। नींद आ गया, मुझे भी नींद आ रहा है। तो एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाने पूरा 1.5 घंटा लग गया आप लोग को, फुल। तो इस एग्जाम्पल को मैं आप लोग को फिलहाल आपके सामने ही दे देता हूँ, नहीं तो फिर भूल जाऊंगा। और प्लीज आप लोग करना है, ये प्रैक्टिस करो। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बहुत मस्त कॉन्सेप्ट है। रन टाइम, बस, कार, और कौन सा, व्हीकल, ये यही है ना। चलो।